हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग के इस प्रोग्राम में। आप सभी का स्वागत। आई होप सो आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं और चीज़ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, आप लोग की पढ़ाई चल रही है। तो आज का हमारा आंसर राइटिंग का डे 11 है और इसमें थोड़ा सा कल के जो पार्ट्स एक्सटेंड था रह गया था, उस वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि जो अभी रिसेंटली कल परसों में एक न्यूज़ आई थी कि चुनावी आंकड़ों को लेकर जो इलेक्शन कमीशन पे जो आरोप लग रहे थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है। ठीक है, तो कल वाले में हमने GS2 का एक क्वेश्चन था, इसमें भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में पूरा जान लिए थे। आज के क्वेश्चन में जानेंगे कि निर्वाचन आयोग की में क्या क्या से दिक्कतें आ रही है और किस तरीके से आयोग को मजबूत किया जा सकता है, उसके क्या उपाय हैं, उन सारे उपाय को देखेंगे। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। फ्लो चार्ट और नोट्स के माध्यम से हम लोग इसमें कंप्लीट करते हैं और जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं वो लोग अभी तक में कुछ अंतर महसूस कर पा रहे होंगे। जो साथी नए जुड़े हैं अपने कमेंट को फीडबैक के तौर पर जरूर देंगे। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलेंगे। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। ये जो न्यूज़ थी जिसपे CGI ने सवाल किया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह से किस तरीके से इसकी सूचिता को बनाई जाए। तो कल वाले में हमने देखा था क्वेश्चन के लोकतांत्रिक ढांचे में इस देश के मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग की जो भूमिका है उसको कैसे सशक्त किया जाए। तो आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग की भूमिका में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं चुनाव आयोग के सामने और उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, जो हमारे आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और एक और शब्द है जिसका हमें इसकी सूचिता को लेके कि भारतीयों के मन में जो उच्च तरह के विश्वास को पैदा किया है कि किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक चीज़ों को उसने मेंटेन किया हुआ है, तो उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। फटाफट से बता दें, जो कल का जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है जाकर जल्दी से देखिए, क्योंकि कल वाले में निर्वाचन आयोग की पूरी डिटेलिंग है और वहाँ से चीज़ें आपको आज की कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है भारत का निर्वाचन आयोग चल रहा है, समान अध्ययन 2 यानी GS2 का है। ठीक है, GS2 संवैधानिक निकाय, पारदर्शिता और जवाबदेहिता इस टॉपिक के अंतर्गत आएगा। फटाफट से हम आपको बता दें कि कल वाले में इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका देश में निर्वाचित विधायी निकायों की शुचिता सुनिश्चित करने में भारतीय नागरिकों में बहुत उच्च स्तरीय का विश्वास पैदा किया है। ठीक है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन है, इसका अप्रोच क्या होगा। ठीक है, अप्रोच हम बताते हैं आपको चुनाव आयोग के बारे में संक्षिप्त, जो हमने कल आपको बता दिया, बट आज थोड़ा सा उसमें देख लेंगे। चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना है, कौन कौन से आयोग से मुद्दे हैं, चुनाव आयोग को मौजूद करने के लिए तरीकों पर चर्चा करना है और निष्कर्ष लिखना है। तो जैसा कि डेली हम आपको बताते हैं, फटाफट से हम आपको पहले आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में आपको वो चीज़ें हम एक्सप्लेन कर दें। तो ये क्वेश्चन था कल हमारा आज का क्वेश्चन। इसको देखते हैं पहले आंसर के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत में चुनाव आयोग की भूमिका को कैसे सशक्त करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 12 अंक का है, 200 शब्दों में। आंसर का फॉर्मेट क्या होगा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम परिचय देंगे। परिचय में चुनाव आयोग के बारे में जो कल हम डिस्कस करते हैं वो परिचय हो जाएगा और उसका ब्रीफ आज थोड़ा सा हम उसमें बता देंगे। ठीक है, उसके बाद से मेन जो आज का टॉपिक है, कोर टॉपिक है, चुनाव आयोग की समस्याएं। क्या क्या समस्याएं चुनाव आयोग की, 2-3 समस्याओं पर बात करेंगे। जैसे शक्तियों का अपरिभाषित होना, पूरी तरीके से शक्तियाँ डिफाइन नहीं है। अधिकारियों का स्थानांतरण, समय समय पर जो चुनाव आयोग के अधिकारी उनका किस तरीके से स्थानांतरण हो जाता है। अन्य कानूनों के साथ टकराव की, जो चुनाव के कुछ ऐसे कानून हैं जो अदर कानून है उनके साथ उनका टकराव हो जाता है। आगे फिर बात करेंगे अभी स्ट्रक्चर में ही चुनाव आयोग को मजबूत करने के उपाय, क्या क्या उपाय हैं जिससे चुनाव आयोग को मजबूत किया जा सकता है। तो नित्य नए आविष्कार यानी नवाचार करना, उनमें राज्यों द्वारा चुनाव का वित्त पोषण। ठीक, एक पॉइंट रहेगा एक साथ चुनाव प्रणाली, जिस पर हाल फिलहाल में भी चर्चा में था, एक देश एक चुनाव, और केंद्रीय विधान, उसके साथ कॉलेजियम प्रणाली। ठीक है, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर में चुनाव आयोग को मजबूत करने के उपाय। और फाइनली हम उसमें दे देंगे उसका एक कंक्रीट निष्कर्ष। तो इस तरीके से आज हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। परिचय देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा चुनाव आयोग के बारे में बताना पड़ेगा क्योंकि उसने चुनाव आयोग की बात की है। तो भारत का चुनाव आयोग EIC देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, देखिए आंसर में इंट्रो कैसे लिखा जाता है, चुनाव के बारे में कैसे कंक्रीट एक इंट्रो बन रहा है। अनुच्छेद 324 कहता है कि संसद, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन
वह नियंत्रण भारत के चुनाव आयोग में निहित होगा। अब कल जो हमने पूरे क्वेश्चन को इससे पढ़ा था डिटेल करके पूरे आर्टिकल के साथ, उसका देखिए समरी मात्र यहाँ से आपको 25 से 30 वर्ड में किस तरीके से मिल रहा है परिचय चुनाव आयोग के रूप में। तो ये चीज़ें समझ में आ गई किस तरीके से एक बड़े चीज़ को भी समरी करके लिखना आती है। हो गया आज के क्वेश्चन का इंट्रो। अब बात करते हैं जो हमने टॉपिक से डिस्कस किया था, चुनाव आयोग की समस्याएँ क्या क्या है। तो पहली समस्या जो हमने डिस्कस करा आपसे कि शक्तियों का अपरिभाषित होना। किस तरीके से शक्तियाँ जो चुनाव आयोग की हैं वो अपरिभाषित हैं। देखिए, आदर्श आचार संहिता के अलावा ECI जो है ना, समय समय पर उन मुद्दों पर दिशा निर्देश एवं स्पष्टीकरण देता है जो चुनाव के दौरान उठते हैं। इस संहिता में यह निहित नहीं है कि ECI क्या कर सकता है, इसमें केवल उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों एवं सरकारों के लिए दिशा निर्देश शामिल है। इस प्रकार ECI के पास चुनाव से जुड़ी शक्तियों की प्रकृति और विस्तार को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जैसे करंट में भी एक न्यूज़ में था ये कि जब चुनाव आयोग को नोटिस जारी करना था, जैसे होता ना जो नेता अपने भाषणों में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते तो डायरेक्ट उनको नोटिस जारी किया जाता था। लेकिन हाल फिलहाल में चुनाव आयोग ने क्या किया है कि डायरेक्ट नेता को न जारी करके अब पार्टी के प्रेसिडेंट को यानी पार्टी के अध्यक्ष को जारी किया। ये हाल फिलहाल में ये BJP से रिलेटेड था तो इसमें चर्चा में आ गया था। ठीक, आदर्श आचार संहिता को लेकर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ज्ञातव्य है कि आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति पर आधारित है। इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं किया गया है। इसके पालन हेतु कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है। इसे निर्वाचन आयोग द्वारा केवल नैतिक एवं संवैधानिक अधिकारों के तहत लागू किया जाता है। ठीक है, अगला जो इसकी समस्या है क्या है, अधिकारियों का स्थानांतरण। किस तरीके से राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी जो चुनाव के दौरान ECI के कार्य संबंधित होते हैं, उनका अचानक स्थानांतरण भी आयोग के कामकाज को बाधित करता है। जैसे मान लो कोई अधिकारी है किसी उस पर्टिकुलर किसी एरिया में वो उसका नियुक्ति है, तो उससे अगर लोकल नेता को कोई तरह की दिक्कत है तो वो अपने पावर्स का यूज करके उनका तुरंत क्या करता है, अधिकारियों का स्थानांतरण करा देता है। तो ये भी एक चुनाव आयोग के लिए समस्या बना हुआ है। एक केस है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मोहिंदर सिंह गिल मामले में न्यायालय ने क्या किया था, स्पष्ट कर दिया था कि ECI अनुच्छेद 324 के से तभी शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है जब उस विशेष विषय से जुड़ा हुआ हो, अन्य कोई मौजूद ना हो। हालांकि अधिकारियों का स्थानांतरण इत्यादि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित होता है तथा निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 द्वारा प्राप्त शक्तियों के तहत इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। तो ये तो जो रिसेंट न्यूज़ में था। अन्य कानूनों के साथ टकराव किस तरीके से होता है, MCC की घोषणा के पश्चात मंत्री किसी भी रूप में वित्तीय अनुदान जैसे सड़कों का निर्माण, पेयजल सुविधाओं का प्रावधान, सरकार में किसी भी पद पर तदर्थ नियुक्ति आदि की घोषणा नहीं कर सकते। तो ये भी कुछ कानूनों के साथ इसके टकराव बने रहते हैं। उसके बाद से अब वो तरीकों के बारे में बात करें जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसकी भूमिका को मजबूत किया जा सकता है। मजबूत कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कुछ उपाय जो हम अभी डिस्कस किए थे फ्लो चार्ट के माध्यम से, उसको यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। पहला क्या है कि नए नीति आविष्कार करना। ECI इलेक्शन कमीशन को भारतीय संविधान के तहत दी गई अपनी शक्तियों का लगातार अद्यतनीकरण करना रहना चाहिए, जैसे कि TN शेषन जैसे कई पूर्व CEC द्वारा किया गया था। TN शेषन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे सुधार को लाया था। राज्य द्वारा चुनाव का वित्त पोषण इसको कैसे करना है, वह प्रणाली जिसमें राज्य चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों का चुनावी खर्चा वहन करता है। यह फंडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता ला सकता है। पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है क्योंकि सार्वजनिक वित्त इच्छुक दाताओं के पैसे प्रभाव को सीमित कर सकता है। इस तरह भ्रष्टाचार को रोकने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो वो अभी रिसेंट का एग्जांपल आप देख सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड वाले। इलेक्टोरल बॉन्ड करके यहाँ पे एग्जांपल डाल सकते हैं जो क्राउड फंडिंग को लेके उसको सार्वजनिक करना था। एक साथ चुनाव कराना ये भी एक मुद्दा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराने और राजनीतिक दलों के खर्च को कम करने सहित इसके अंतर्निहित लाभों के कारण एक साथ चुनाव कराने का समय आ गया है। अगला पॉइंट है केंद्रीय विधान। इसमें क्या है, केंद्रीय विधान में वाले पॉइंट में कि जनहित फाउंडेशन और बनाम अन्य भारत संघ 2018 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए कानून बनाने और देश की राजनीतिक व्यवस्था को स्वच्छ रखने के लिए ठोस प्रयास करने की जिम्मेदारी दी है। तो इस पे भी केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था किस तरीके से उस पर इन चीज़ों को रोक लगाया जाए। अगला पॉइंट जिससे मजबूत किया जा सकता है चुनाव को, कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली क्या है कि नियुक्ति के कॉलेजियम प्रणाली जैसा कि तारकुंडे समिति 1975 और गोस्वामी समिति 1990 द्वारा सुझाया गया है पर विचार किया जाना चाहिए। यानी कॉलेजियम प्रणाली को अपनाकर चुनाव आयोग की जो है शुचिता को बरकरार किया जा सकता है। फाइनली निष्कर्ष क्या होगा, यहाँ पे निष्कर्ष में देखेंगे कि
ईसीआई ने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर भारतीय जनमानस के बीच लोकतांत्रिक एवं वैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास पैदा किया है। यद्यपि कानूनी मापदंडों के अस्पष्ट क्षेत्रों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ताकि इस ईसीआई मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित की जा सके। तो ये है दोस्तों आज का जो कंक्लूजन, 2 क्वेश्चन हमने कल करा, ठीक है। और उस क्वेश्चन का एक फटाफट से आपको थोड़ा सा रिवीजन बता दें निर्वाचन आयोग के बारे में। ये मल्टी मेंबर बॉडी, यानी इसमें एक मुख्य आयुक्त है ना, और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट उनका किस तरीके से होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। 6 साल कार्यकाल होता है, 65 वर्ष, या इन दोनों में से जो पहले हो जाए। रिमूवल कैसे होता है, 3 लोगों का रिमूवल जो इम्पीचमेंट के द्वारा होता है, महाभियोग लगा के। और जैसे तरीके से अदर इलेक्शन कमीशन का होगा उसी तरीके से मुख्य इलेक्शन कमीशनर का होगा। और हाई जजों के तरह इनके वेतन भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था चीज़ें। और एक यूपीएससी में कल जो क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स का, उसको भी ध्यान दीजिए, कल वाला क्वेश्चन ही है। तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा हुआ था जो हमने कल डिस्कस करा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आज का क्वेश्चंस। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि जो दोस्त साथी नए जुड़े हैं उनके लिए मैसेज है कि आप आंसर राइटिंग का जो एक बेसिक से बताया गया है पेपर 5-6 को लेकर कैसे आंसर राइटिंग करना है, इस वीडियो को विजिट करके ज़रूर देखें। और साथ ही साथ एक अलग वीडियो में जिसमें बात की है कि एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, है ना। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए, 2 चीज़ें। और एक चीज़ अलग से जो मेंस आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से ये 2 किताबें हैं। इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से PYQ हेल्प करेगा आपके मेंस एनरिचमेंट के लिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें, है ना। और इसके साथ साथ दोस्तों जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, है ना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो यहाँ पे एक ही वीडियो में आपके पिछले 4 महीने करंट अफेयर मिल जाएगा, जो भी अब तक आपने नहीं पढ़ा है। तो पढ़ के यहाँ से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप साथ ही साथ अगर जब मेंस के साथ साथ इस पॉइंट को कवर करते रहेंगे करंट अफेयर, तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।